सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज ओम्स लॉ एंड हाउ कैन वी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई इट। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन, फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th फिजिक्स की, आप जाके सारी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए हम समझते हैं ओम्स लॉ है क्या। सो वेलकम बैक टू ह्यूमन्स क्लासेस, आई एम योर फिजिक्स टीचर, लेट्स लर्न विद मी। So the famous Ohm's law was given by a famous scientist George Simon Ohm, जिनकी कड़ी मेहनत के कारण हमने इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी कुछ सीखा है और हम काफ़ी कुछ सीख पाए हैं उनके कारण। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम ओम्स लॉ जानते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सर्किट ली और उस सर्किट में वो वोल्टेज बढ़ाते चले गए और कमाल की बात यह है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ती चली गई, क्योंकि वोल्टेज है क्या, वोल्टेज एट द एंड एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को धकेलती है। अगर आप इसको बढ़ा देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आप धकेल पाओगे, जिसके कारण करंट बढ़ जाएगी। करंट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ से ये पता चला, इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज करंट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। बट होल्ड अ सेकेंड, उन्होंने एक कंडीशन भी दी। उस कंडीशन के अनुसार ऐसा तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब ऐसी क्या चीज है जिसको टेम्परेचर से दुश्मनी हो? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वोल्ट मीटर से तो कोई दुश्मनी नहीं होगी, क्योंकि ये वोल्ट मीटर आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है कुछ। एमीटर भी वही है। इस जो वायर है, वायर के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ये जो बल्ब है ये भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा। कोई भी इक्विपमेंट आप ले लो, चाहे वो बल्ब ले लो या फैन ले लो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाती है, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और एनर्जी में चेंज होती है। तो मैं देखता हूँ टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट होंगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अगर आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो इन दो वीडियो को जरूर देखें, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके जाएं। अब आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बदलेगी तो ये दो फैक्टर्स बदल जाएंगे, दो फिजिकल क्वांटिटीज में काफी चेंज आएगा। तो शायद इन्हीं की बात हो रही थी। ओम्स ने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि अगर आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को वैरी करोगे तब तो ये सिद्धांत नहीं लग पाएगा। तो करना क्या है, इनको सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो जो टेम्परेचर को लेकर उन्होंने बात की वो सीधे आप समझ जाओ कि ऐसा तब होगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी जब आप हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है हर इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आर होने वाला है, राइट, आर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। और इस तरह से एक इक्वेशन बनेगा, वोल्टेज इक्वल आई आर। दोनों तो सेम ही है। यहाँ पे आर क्या है, बस कांस्टेंट है। अगर आप रेजिस्टेंस सेम रखो तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी। और रेजिस्टेंस सेम रखने का मतलब आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आती है। तो रेजिस्टेंस सेम होने का मतलब ये बल्ब एक रजिस्टर है तो ये कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। मान के चलो ये 10 ओम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो 10 ओम अगर कर रही है तो यही बल्ब आपको रखना है पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट के बीच में आपने कोई दूसरा बल्ब लगा दिया तो उसकी रेजिस्टेंस तो वेरी हो जाएगी ना। तो रेजिस्टेंस को वेरी नहीं करना, यही बल्ब आप लगाए रखेंगे। दूसरी और क्या है फैक्टर यहाँ पे, टेम्परेचर। अगर आप इस वायर को गर्म करोगे तो इससे क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस के साथ तो खिलवाड़ नहीं करना था, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, राइट, इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ाना था। ये वायर को एक्सटर्नली हीट नहीं करना है। तो यहाँ से हमने समझा कि वाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैं कुछ इरेज कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे एक सेल आपको दिख रही है। ये सेल अगर आप बाजार से लोगे तो कुछ 1.5 वोल्ट की होती है। तो मैं लिख देता हूँ ये 1.5 वोल्ट की सेल है। वोल्टेज यहाँ पे मैंने दे दिया 1.5 वोल्ट की सेल है, ओके। अब करंट क्या होगी, यहाँ पे जो करंट बनने वाली है यहाँ पे वो कैसे दिखेगी, एमीटर में दिखेगी। एमीटर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये करंट को मेजर करती है और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करती है। तो वोल्टेज का मेजरमेंट तो आया 1.5 वोल्ट। करंट यहाँ पे इस समय हम ले सकते हैं कि 6 एम्पियर बन रही है, 6 एम्पियर बन रही है। फिर अब एक काम करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एक नया सेल और जोड़ देते हैं इसमें। बाजार से एक और सेल लाते हैं और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, एक और सेल मैंने जोड़ दिया। टर्मिनल्स इसके याद रखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट कितने वोल्ट हो जाने हैं, 3 वोल्ट हो जाने हैं। तो अब ये 3 वोल्ट हो जाएगी। तो उसी हिसाब से करंट भी बढ़ जाएगी। अब करंट जो होगा वो कुछ 12 एम्पियर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, चलो और वोल्टेज बढ़ा देते हैं। और वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पे
ये कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट हो जाने के बाद और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा तकरीबन 18 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रही है। देखो वोल्टेज 1.5 से 3, 3 से 4.5 हो गई, तो करंट भी 6 से 12, 12 से 18 हो गई। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए। देख लेते हैं कांस्टेंट है या नहीं। ये रेजिस्टेंस का मार्क हो गया। अब रेजिस्टेंस इक्वल कैसे निकाला जा सकता है, तो अगर V इक्वल IR होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल V बाई I होगा। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, V कितना है 1.5, I कितना है 6, ओके 6 सही है। हम अभी श्योर नहीं थे कि 10 हो, मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो करेक्ट निकलेगी कि हाँ इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, ओके। तो अब यहाँ से वैल्यू उड़ाओगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगी, ये 1/4 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 0.25 ओम। ये क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, लिख दो 0.25 ओम। फिर से यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही करेंगे। V इक्वल क्या होगा, IR होता है IR, R इक्वल क्या हो जाने वाली है V बाई I अगेन, और V कितना यहाँ पे 3 और फिर I कितना है 12, ये फिर से 1/4 और ये फिर से 0.25 ओम देगी। फिर से हो गया 0.25 ओम। यहाँ भी वही काम होने वाला है। अगर 4.5/18 करोगे तो ये भी क्या आएगी 0.25 ओम। देखो तो तीनों केस में रेजिस्टेंस क्या सेम नहीं है, रेजिस्टेंस है ना कौन। तो इस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या निकल आई 0.25 ओम। अब इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिख रही है कि ये कांस्टेंट है और V बढ़ रही है तो I भी बढ़ रही है। इसको ग्राफ से भी आप डिनोट कर सकते हो। कैसे करोगे ग्राफ से डिनोट, तो देखो, तो यहाँ पे एक आप स्केल ड्रॉ कर लो। ये आपकी Y एक्सिस हो जाएगी और ये आपकी X एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे आप V ले सकते हो और यहाँ पे आप I ले सकते हो। इसको सजाना है, 1.5 से लेके 4.5 तक है, तो इसको कैसे सजा सकते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 और फिर 4 और फिर 5 ऐसे ले सकते हैं। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वोल्ट में। करंट क्या है 6 से लेके 18 तक है, तो उसी हिसाब से हम ले लेंगे। हम ऐसे ले सकते हैं 3 6 9 12 15 18, इसको हम एम्पियर में ले सकते हैं, एम्पियर। अब आते हैं पॉइंट देते हैं। देखो तो 1.5 वोल्ट पे कितना है 6 एम्पियर है ना, तो 1.5 वोल्ट पे, तो 1.5 वोल्ट पे 6 एम्पियर, 1.5 यहाँ पे होगा 1.5 और 1.5 वोल्ट पे 6 है, तो यहाँ से ऐसे लेके जाओ, यहाँ से ऐसे लेके जाओ, पॉइंट बना दिया आपने, ओके। फिर देखो 3 वोल्ट पे 12 है, तो 3 वोल्ट पे 12 है, 3 वोल्ट पे 12, 3 यहाँ है और 12 यहाँ है, ऐसे पॉइंट बना दिया आपने। फिर आता है 4.5 वोल्ट पे 18 एम्पियर है, 4.5 यहाँ आएगा, 4.5 18, ऐसे मैंने एक पॉइंट यहाँ भी बना दिया, इस तरह से बना दिया। अब यहाँ से लाइन खींचो, मिला दो, ये ऐसे कुछ लाइन बन गई। ये जो हो गया आपका VI ग्राफ हो गया, और VI ग्राफ पे आपको दिख रहा है कि कैसे वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ रही है, प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। अगर लाइन सीधी आती है तो समझ लेना कि प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे सीधी आई है। अब यहाँ से भी आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आप ग्राफ का स्लोप निकाल लो। 9th में आपने स्लोप पढ़ा है, स्लोप कहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो। चलो मैं 2 पॉइंट ये वाली ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट ले रहा हूँ और एक ये पॉइंट ले रहा हूँ। तो यहाँ से एक नीचे लाइन गिरा दो और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचे चले जाओ। ये जहाँ पे मिल जाएगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, A B और C दे देते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप इक्वल होता है AB बाई BC होगा, AB बाई BC। अब AB देखो तो AB की लंबाई क्या है, तो AB का जो अपर पॉइंट है वो 3 है और जो लोअर पॉइंट है वो 1.5 है, तो इसके बीच का अंतर कितना होगा 1.5 हो जाएगा। मतलब ये लाइन कितनी लंबी है, ये लाइन 1.5 लंबी है, 1.5, ओके। अब आते हैं BC की लंबाई जांचने। तो BC की लंबाई जांचो तो ये अपर पॉइंट 12 है, लोअर पॉइंट 6 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6। तो इसकी लंबाई कितनी है 6 है।
चलो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। ये अगेन कट के क्या होने वाला है, 1/4 होने वाला है, और फिर से क्या आएगा रेजिस्टेंस 0.25 ओम आ गया, फिर से 0.25 ओम। तो स्लोप से भी उतना ही रेजिस्टेंस निकला। आप कहीं से भी स्लोप लीजिए, किसी भी 2 पॉइंट से स्लोप ले लीजिए, आपका रेजिस्टेंस 0.25 ओम ही आने वाला है, जो कि किसका होगा, जो बल्ब हमने लगाया था उसका रेजिस्टेंस होगा। आप लेबोरेटरी में भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करते हो, जहाँ पे जो एक वायर लगी होती है आप उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। जब स्कूल में आप ये परफॉर्म कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एक आपकी इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ अपैरेटस, आप उसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम इसी तरह से आपका साथ बनाए रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।